मानस ज्वर का एक लक्षण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मानस ज्वर का लक्षण है वैचित्रम आरति गिलानी। ये वैचित्रम आरति गिलानी मना संताप इंद्रिय वैकृतम है ना, ये कौन से ज्वर का लक्षण है? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू में 2008 में। तो जब मानस ज्वर होता है यानी आपका मन अच्छा नहीं होता तो कहीं पर भी आपका मन लगेगा नहीं, वैचित्रता रहेगी, मतलब चित्र कहीं लगेगा नहीं, मन नहीं लगेगा, आरती गिलानी देखने को मिलती है। फिर यही ज्वर जब हम पढ़ते हैं तो ज्वर के संदर्भ में वायु को योग वायु संज्ञा दी गई है। वायु को जो योग वायु संज्ञा दी गई है वो किस संदर्भ में दी गई है? वो आग्नेय और सौम्य ज्वर के संदर्भ में दी गई है ना। आग्नेय ज्वर में जब पित्त के साथ वायु मिलती है तो ज्वर आग्नेय हो जाता है, और जो है कफ के साथ वायु मिलती है तो कफ जो है वो सौम्य ज्वर हो जाता है, क्योंकि है ना कफ और वात में शीत गुण जो है कॉमन होता है। तो एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है कि चरक संहिता में वायु को योग वायु की संज्ञा किसके संदर्भ में दी गई है ना। तो योग वायु की संज्ञा जो है वो ज्वर के संदर्भ में दी गई है। जैसे मधु को भी योग वायु बोला गया है, वैसे ज्वर के संदर्भ में योग वायु संज्ञा दी गई है। अंतर्वेगी ज्वर का श्लोक चालू होता है अंतरदाह से। हमने अभी पढ़ा था कि अंदर की बात अंदर रखना चाहिए। अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है अंतर्दाह अधिक कृष्णा प्रलापा स्वप्नम भ्रमा संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्षो भी निकले। अंतर्वेगी ज्वर में संधि अस्थि शूल लक्षण देखने को मिलता है। अस्थि संधियों में शूल होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कौन से ज्वर में अस्थि और संधियों में शूल देखने को मिलता है? ठीक है, कष्ट साध्य होता है अंतर्वेगी ज्वर। फिर वही वेगी ज्वर में लिखा है संतापो है अधिको बाहदस्नादि नाम जमार्गम वही वेगस लिंगानी सुख साध्यम लक्षणम। तो इसमें संताप की अधिकता होती है बाहर की तरफ, और तृष्णा लक्षण होता है बहिर्वेगी ज्वर में, प्यास ज्यादा लगती है। और अंतर्वेगी कष्ट साध्य होता है, और बहिर्वेगी ज्वर जो होता है वो सुख साध्य होता है। ये ज्वर का वर्गीकरण था अंतर्वेगी बहिर्वेगी। इसके अलावा ज्वर का एक और वर्गीकरण है प्राकृतिक और व्यकृत ज्वर है ना। प्राकृतिक और व्यकृत ज्वर का क्वेश्चन भी एआईपीजीडी में कई बार आ चुका है। जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में वो दोष से होने वाले ज्वर को प्राकृतिक ज्वर कहते हैं। जैसे शरद में आपको मालूम है शरद में पित्त का प्रकोप होता है, तो शरद में होने वाला जो प्राकृतिक ज्वर है वो सुख साध्य होता है पित्त ज्वर। बसंत में कफ का प्रकोप होता है तो कफ ज्वर सुख साध्य होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर जो है वो कच्छ साध्य होता है। वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर भी सुख साध्य होना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो ईसा से 200 साल पहले की बात हो रही है, वर्षा ऋतु हो रही है और आपके घर में कोई बीमार है, तो आप कैसे दिखाने लेके जाओगे उसको? वैद्य जी कैसे आएंगे आपके पास? थोड़ी परिस्थिति जन्य भी सोचो है ना, परिस्थितियां भी सोचो। गरीब आदमियों के लिए बारिश जो है कितना, बारिश वाला जो मौसम है जिनका घर नहीं होता उनकी क्या हालत हो जाती है। उसी प्रकार से जो है अपवाद है, वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर सुख साध्य नहीं होता, कच्छ साध्य होता है। बाकी जो है शरद में होने वाला पित्त ज्वर, बसंत में होने वाला कफ ज्वर जो है सुख साध्य होता है। व्यकृत ज्वर यानी जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप नहीं होता है। जैसे बसंत में कफ का प्रकोप होता है लेकिन वात पित्त का नहीं होता है, तो बसंत ऋतु में होने वाला वातज या पित्त ज्वर, शरद ऋतु में होने वाला वातज या कफ ज्वर, वर्षा ऋतु में होने वाला कफ या पित्त ज्वर जो है ये सभी के सभी क्या होते हैं? कच्छ साध्य होते हैं। ये प्राकृतिक ज्वर व्यकृत ज्वर के लिए बोला है। तो प्राकृतिक ज्वर जो है एक प्रकार से साध्य होता है, इसको छोड़ के वर्षा ऋतु में वातज ज्वर को छोड़कर। और व्यकृत ज्वर जो है वो कष्ट साध्य होता है ना। जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप नहीं होता वो व्यकृत ज्वर कहलाता है, वो पूरा कष्ट साध्य होता है। फिर ज्वर के दो और भेद बताए इसी में, यहीं पर चरक ने साध्य और असाध्य। साध्य ज्वर के लक्षण में लिखा है बल बद स्वल्प दोषेषु ज्वरा साध्य अनुग्रह, जो कम बल के कारण होता है वो साध्य होता है, कम बल के कारण होता है वो साध्य होता है। असाध्य ज्वर में लिखा है असाध्यो बलवान यस केस सीमांत कृता है ना। केस सीमांत कृत शब्द आता है। केस सीमांत कृत जो ज्वर होता है यानी जो आपकी बालों की सीमा तक पहुंच जाए, इतना टेम्परेचर हाई हो है ना, वो जो है केस सीमांत कृता ज्वर क्या होता है? असाध्य। केस सीमांत कृत कौन से ज्वर का लक्षण है? असाध्य ज्वर का लक्षण। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। केस सीमांत कृत जो है असाध्य ज्वर का लक्षण है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन धातुगत ज्वर में। धातुगत ज्वर इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। 7 ऑप्शन है। तो रस धातु में जब ज्वर होता है तो रस में कफ का स्थान है, आप सभी को मालूम है। रस में किसका स्थान है? कफ का। तो कफ के कारण इसमें गौरवता महसूस होती है। सदन यानी शरीर डाउन हो जाता है, सभी शरीर में शिथिलता महसूस होती है। छर्दी यानी कि जो है एकाएक वॉमिटिंग हो जाती है। अरुचि होती है। ये सब कफ के लक्षण है। गौरव, सदन, छर्दी, अरुचि, ये सब रस में कफ का निवास होता है। ये कफ के लक्षण है पूरे। गौरव, सदन, अरुचि, छर्दी, अरुचि, ये पूरे कफ के कफ बेस लक्षण है। इनको छोड़ के बहिर्ताप है ना, बाहर की तरफ ताप होना। अंगमार तो बीजमणम। बीजमणम वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बात का है। बीजमणम वाला इंपोर्टेंट है, बीजमणम पूछा जाता है ना। बीजमणम जो है बीजमणम वाला पूछा जाता है। जंबा हमेशा वात का लक्षण सुनते हैं, वात ज्वर का पूर्व रूप था जंबा, लेकिन है ना रस ज्वर में बीजमणम लक्षण देखने को मिलता है। रस में कफ का स्थान है, कफ की चिकित्सा होती है बमन। कफ का स्थान है, कफ की चिकित्सा क्या होती है? कफ की चिकित्सा होती है बमन। जो बच जाए उसके लिए लंघन कर लो, उपवास कर लो। तो रसगत ज्वर की चिकित्सा है बमन और उपवास है ना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आए रक्तगत ज्वर में। रक्तगत ज्वर में सारक्त स्टीवम यानी फूक में जो है ब्लड आने लगता है। हीमोपैसिस कहते हैं फूक में ब्लड आने को। सारक्त स्टीवन देखने को मिलता है।
क्या बोलते हैं, हीमोटाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दाह राग, अब रक्त में किसका आश्रय होता है, पित्त का आश्रय होता है ना? तो दाह दाह होना, राग होना, ये पित्त के लक्षण है ना? मद है, प्रलाप है, तो है ना, प्रलाप इंपोर्टेंट है, रक्तगत ज्वर का लक्षण प्रलाप, ये लक्षण इंपोर्टेंट है। इसके अलावा पीढ़ी का कौन से ज्वर का लक्षण है, तो प्रलाप पीढ़ी का इंपोर्टेंट है, प्रलाप पीढ़ी का रक्तगत ज्वर का लक्षण है। पीढ़ी का वैसे भी जब त्वचा के किसी भाग में दोष एकत्रित होते हैं रक्त में, तब बनती है पीढ़ी का। चिकित्सा में रक्तगत ज्वर में बाह है ना, बाह प्रयोग बताए हैं, परिसेक प्रदे संसमन चिकित्सा बताई, यानी कोई भी संशोधन नहीं बताया। तो चिकित्सा में संसमन पापा यानी परिसेक प्रदे, लक्षणों में पापा, पहले प्रलाप पीढ़ी का, तो रक्त का ज्वर हुआ पापा को, किसको हुआ है, एक बार पापा को हुआ है, हमारे पापा जी को हुआ था रक्त का ज्वर, बताया आपको, बच्चे बोलते ना किसी, अरे हमारे फादर को रक्त का ज्वर हुआ था। तो पापा लक्षणों में ध्यान रखना है प्रलाप पीढ़ी का, और चिकित्सा में ध्यान रखना है जो है परिसेक प्रदे करते हैं रक्तगत ज्वर की चिकित्सा में। फिर मांसगत ज्वर में अंतर्वेगी अंतर्दाह शब्द आता है। अंतर्दाह एक का क्वेश्चन हो गया, एक इंपोर्टेंट अंतर्दाह, क्योंकि इससे पहले गंभीर ज्वर में भी देखा अपने, गंभीर ज्वर में भी मिलता है, मांसगत ज्वर में भी मिलता है, मज्जागत ज्वर में भी, है ना, बहिर्सत्यम अंतर्दाह लिखा हुआ है मज्जागत में भी। इसके अलावा अंतर्वेगी ज्वर का भी स्टोक था, अंतर्दाह। ये चार है ना, चार ऑप्शन है इसके, अंतर्दाह कौन कौन से ज्वर में मिलता है। गंभीर मामा, गंभीर तो हो ही गया, और एम ए मामा, गंभीर मामा। ठीक है, फिर मांस का ज्वर में अंतर्दाह होता है। इसके अलावा तृष्णा, मोह और दुर्गंध, शरीर में से बहुत दुर्गंध आती है। इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही है कि हमने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर याद रखने के हिसाब से, मांस दुर्गंध, शब्द लिख दिया मांस दुर्गंध, इसमें दुर्गंध आता है। मेदो का ज्वर में जाते हैं तो मेदो का ज्वर में लिखा है स्वेद यानी पसीना आता है, तीव्र पिपासा होती है, लाभ होता है, वमन होता है, और स्वगंध असहजतम, अपनी गंध बर्दाश्त नहीं होती, इतनी बदबू आती है कि अपनी स्वयं की गंध बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेद में क्योंकि पसीना ज्यादा छूटता है, पहला ही शब्द पसीना लिखा हुआ है, मेद में पहले ही शब्द जो है स्वेद लिखा है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, हम तुमको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा, खुद को नहीं सुन पाओगे, खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये जो मामा है, मम्मा अर्थ, मांस और मेद की चिकित्सा समान होती है ना, मांस और मेद का ज्वर की चिकित्सा समान होती है, मांस और मेद की, विरेचन उपवास कराते दोनों। फिर अस्थि का ज्वर में लिखा है बमन विरेचन दोनों देखने को मिलते हैं, अस्थि का ज्वर में बमन समान होती है ना, मांस और मेद। जो मामा है, मम्मा अर्थ, मांस और मेद की चिकित्सा समान होती है ना, मांस और मेद का ज्वर की चिकित्सा समान होती है, मांस और मेद की, विरेचन उपवास कराते दोनों। फिर अस्थि का ज्वर में लिखा है बमन विरेचन दोनों देखने को मिलते हैं, अस्थि के ज्वर में बमने विरेके बमने चावे। प्राक पूजन, तो पूजन अपन में अलग है, ज्वर मोक्ष का लक्षण होता है, प्राक पूजन जो है वो अस्थि का ज्वर का लक्षण है। यहाँ पर पूजन बड़ा एक क्वेश्चन है, प्राक पूजन और पूजन एक वजह से वर्ड बहुत बार बार आप पढ़ोगे। प्राक पूजन जो है अस्थि का ज्वर का लक्षण है। पूजन पढ़ोगे तो सुश्रुत के अनुसार पूजन सन्निपात ज्वर का है, सुश्रुत में। चरक में पढ़ोगे तो चरक में ज्वर मोक्ष का पूर्ण रूप है। ज्वर मोक्ष का पूर्ण रूप। मज्जा छठवें नंबर पे आती है। मज्जा का ज्वर में एक का श्वास कांस, 5 भेद होते थे इनके, लेकिन यहाँ छठवें 5 भेद होते थे, लेकिन छठवें धातु में होते हैं, एक का श्वास कांस, ये 5 भेद वाले रोग है ना, छठवीं धातु मज्जा में होते हैं। तम दर्शन यानी आंखों के सामने अंधेरा छाना, मर्म में छेदन जैसी पीड़ा होना। ठीक है, बहिर्सत्यम अंतर्दाह, बाहर की तरफ से शीतलता, अंतर्दाह महसूस होती है। अस्थि और आपका जो है मज्जा, ये कच्च साध माने आता है, जो है चरक में कच्च साध माने। और जो शुक्रगत ज्वर होता है उसमें लिखा है शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश है, शुक्र निकलने पर शरीर का विनाश हो सकता है। दूसरे सुश्रुत के अनुसार लक्षण में देखते हैं तो उसमें लिखा है सेफस स्तब्धता, यानी कि जो सिसेन है उसमें स्तब्धता देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है सेफस स्तब्धता। ये सेफस स्तब्धता बातज उपदंश में भी दिखते हैं, बातज जो उपदंश होता है उसका भी लक्षण है। प्रकार से रस रक्त मांस मेद ज्वर जो है साथ होता है, अस्थि मज्जागत कच्चे साथ होता है, और है ना शुक्रगत ज्वर जो है वह साथ होता है। ज्वर की उत्पत्ति में कौन से सोतस अवरोध होते हैं, तो रस वह और शुक्र वह सोतस अवरोध होते हैं, और शरीर आश्रित रोगों में सबसे पहले ज्वर उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे चरक में चैप्टर भी स्टार्ट होता है तो ज्वर निदान से चालू होता है, निदान स्थान में सबसे पहले
पहला शब्द जो आता है, पहला जो रोग है वो ज्वर निदान से चालू होता है। ये शरीर आश्रित रोग में सबसे पहले ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल जो है अपन काय चिकित्सा के पैटर्न से देखेंगे। तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने काय चिकित्सा और चरक चिकित्सा दोनों को एक साथ कंप्लीट कराया है। लेकिन आज पहले हम चरक संहिता के हिसाब से ज्वर चिकित्सा कंप्लीट करेंगे। फिर देन चरक संहिता जो कंप्लीट हो जाएगी, देन हम काय चिकित्सा के हिसाब से काय चिकित्सा में रिमेनिंग पोर्शन है ज्वर चिकित्सा का, उससे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास काय चिकित्सा और चरक की कॉमन नहीं है, ये केवल चरक चिकित्सा की क्लास है। अभी आज की पहली क्लास ये काय चिकित्सा और चरक कॉमन नहीं है। आज केवल पहले हम चरक संहिता से ज्वर चिकित्सा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको आज जो नोट्स फॉलो करने हैं वो चरक चिकित्सा के करने हैं। क्लियर? ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं चरक चिकित्सा। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने ज्वर के बारे में स्टार्टिंग पढ़ी थी कि ज्वर की संज्ञाएं क्या हैं, ज्वर की उत्पत्ति कब हुई है ना, ज्वर के भेद क्या हैं, विषम ज्वर क्या होते हैं, ये हमने कल के लेक्चर्स में देख लिया था। आज हम आगंतुक ज्वर जो है उनके बारे से स्टार्ट करेंगे। चरक में आगंतुक ज्वर बताए गए हैं। ये सारी चीजें काय चिकित्सा में भी हैं, लेकिन आगे पीछे हैं, हम चरक के हिसाब से पढ़ने वाले हैं आज। तो पहले लेते हैं आगंतुक है ना ज्वर। तो आगंतुक ज्वर जो है चार होते हैं, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिसापज। चार हैं, तो चार ऑप्शन मिल गए एग्जामिनर के पास तैयार रेडी। क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं ऐसी चीजों पे। अभिघात में लिखा है वात और दुष्ट शोणित जन्य कारणों से होता है अभिघातज आगंतुक ज्वर। याद रखने के हिसाब से हम है ना, इसमें अभिघातज में घात आता है। घात यानी हमला, घात लगा के हमला कर दिया। यहाँ पर हमको एक फंडा बनाना है जिसको बोलेंगे अपन वात रक्त का घात। वात रक्त का घात, ये वात रक्त का घात, जिसमें वात दोष भी है, दुष्ट शोणित यानी रक्त भी है। वात रक्त का घात, वात रक्त की व्याधि भी होती है। वात रक्त अगर बढ़ जाए तो हमारे लिए घातक भी होती है, डाउट है ना। इसको घात को अपन ने वात और रक्त से पकड़ा हुआ है, वात रक्त का घात करके याद करना है। अभी संघ में संघ आता है। अब ये संघ जो है वो षटकोण का सा लिखा हुआ है, लेकिन एक जो संघ होता है वो ये होता है, ऐसा लिखते हैं अपन। जैसे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी हैं या पापा हैं, वो बाजार के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट के लिए, ऐसे सब ठीक नहीं लगते, मॉल जाने के लिए निकलते हैं, तो पूछते हैं कौन चलेगा साथ में, है ना, मैं मॉल जा रहा हूँ, कौन चलेगा शॉपिंग करने मेरे साथ। तो दो लोग साथ में गए, बाप और पुत्र, है ना, बाप और पुत्र साथ में। तो ये बाप पित्र को मैंने याद कराया, बाप पित्र लिखा है वहां पे, लेकिन मैंने इसको बोला बाप और पुत्र जो है साथ में गए, बारिश में भीग गए, उनको ज्वर हो गया अभिसंगज, है ना, संग टुगेदर, एक साथ, है ना, संग में गए कहाँ, बाजार में, और फिर बारिश में भीग के बुखार हो गया उनको, अभिसंगज। अभिसंग में कौन संग में है, वात और पित्त संग। दूसरा जो वात और पित्त को जो हम बार बार बोलते हैं वीआईपी, कोई भी वीआईपी होगा तो कभी भी वीआईपी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में बहुत सारे चेले चपाटे, मीडिया, रेस, ये आगे पीछे चलते ही चलते हैं। वीआईपी जो है उनके साथ में कोई ना कोई संग में कोई ना कोई चलता ही चलता है। तो अभी संग में वात पित्त दोष है, ऐसा हमें याद रखना है। अब आते हैं सरल चीजों में। अभी चार में चार है, तो सन्निपातज ने बोला मैं भी चौथे नंबर का ही हूँ। पहले बड़े भाई बात हैं, फिर वृत्त हैं, उनके बाद में कफ है, और चौथे नंबर पे मैं आता हूँ सन्निपातज। या हम दूसरा याद रखें कि जहां पर चार चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सन्निपातज, है ना। तीन चीजों को दोष है, चार चीजें चौथे को सन्निपातज। अभी साप में, अभी सापज में सांप आता है। अब जितने लोगों ने माइथोलॉजिकल, पौराणिक, धार्मिक सीरियल देखे होंगे वो इस शब्द को अच्छे से जानते हैं, सांप। बोले वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, राजा ने तपस्या भंग कर दी, तो राजा को क्या दे दिया, श्राप दे दिया। सांप को श्राप जो होता है उसको पढ़ना है, श्राप, है ना। तो कुत्ता बन जा, बिल्ली बन जा, कोई भी अपन ऋषि मुनि श्राप, गुस्सा होकर कुछ भी श्राप दे सकते हैं, कुत्ता बनने के लिए, है ना, बिल्ली बनने के लिए, पत्थर भी बना देते थे श्राप देके, है ना, पत्थर बनने के लिए या फिर पक्षी बनने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन जहाँ होते हैं उसको हम बोलते हैं सन्निपातज। ठीक है, सन्निपातज। इस प्रकार से ये चारों के हमें आगंतुक ज्वर के क्या उनके अंदर दोष होते हैं वो याद करना है। अभिघात में वात रक्त का घात, वात रक्त का घात। अभिसंग में वात और पुत्र साथ हैं, बाप और पुत्र साथ हैं, वात पित्तज है। अभिचार में चार है, सन्निपातज है। अभिसाप में सांप है। सांप के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस को अपन बोलते हैं सन्निपातज। ऐसे करके अपन इस पोर्शन को याद
इज द स्क्रीन इज विजिबल नाउ? स्क्रीन नजर आ रही है आप सभी को? स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, ठीक है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अभिचारज और अभिसंगज जो ज्वर हैं, अभिचारज और अभिसंगज ज्वर हैं, इनमें तृष्णा और मोह लक्षण देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन से ज्वर में तृष्णा और मोह लक्षण देखने को मिलता है। सन्निपातज है, अभिचारज और अभिशापज में तृष्णा और मोह लक्षण देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो हम विविध ज्वर कह सकते हैं, अन्य ज्वर कह सकते हैं। चरक ने जो विषम ज्वर है, आगंतुक ज्वर है, उनके अलावा भी कुछ ज्वर बताए। उसमें सबसे पहले कंपैरिजन करने वाले कामजन्य ज्वर, कामज ज्वर जिसे कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अधिकता के कारण जो होगा आपके शरीर में। तो कामज ज्वर में लिखा है ध्यानानि श्वास बहुला लिंगम कामज ज्वर स्मृत। कामज यानी जो किसी के प्यार में पड़ा हुआ है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा उसी के बारे में दिन रात सोचता रहेगा। जो भी इसकी प्रेमिका होगी, प्रेमी होगा, उसके बारे में सोचता रहेगा। तो शब्द आया ध्यानानि, और है ना, एक वो माधुरी दीक्षित का गाना है, दिल धक धक करने लगा, सांसें तेजी से चलने लगते हैं, है ना। व्यक्ति कोई सामने आ जाता है जिसको आप चाहते हो या है ना डिजायर करते हो, तो वो आपके सामने आ जाता है, तो आपकी हृदय की धड़कन, श्वास गति सब बढ़ जाती है। तो कामज ज्वर में आचार्य चरक का लाइन है ध्यानानि श्वास बहुला, ठीक है, एकदम सिंपल सी लाइन है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत ने लिखा है काम जन्य ज्वर में चित्त विभ्रंश। जैसे अच्छा खासा लड़का होशियार है, पढ़ाई में शुरू से स्कूल में टॉपर रहा है, दिखाए वो किसी के अफेयर में पड़ जाता है ना, तो उसको कहते हैं पढ़ा मेरा कहीं मन नहीं लगता है। ये शब्द यूज किया गया चित्र विभ्रंश कामज ज्वर के लिए आचार्य सुश्रुत ने। चित्र का मतलब होता है मन, मन किसी चीज में नहीं लगना। फिर लिखा है तंद्रा आलस, तंद्रा आलस एक सदियों से चला मुहावरा जिसको बोलते हैं, इसने निकम्मा बना दिया। इस आस्ती जो होती है वो क्या करता है, इंसान को निकम्मा बनाता है। निकम्मा 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 मतलब किसी काम का नहीं रहता व्यक्ति। आलसी, आलस आ जाएगा कामज ज्वर में, तंद्रा रहेगी, अरुचि रहेगी, हृदय में वेदना रहेगी और गात सुस्तता महसूस होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ दोनों में, तो ये ध्यानानि श्वास बहुला अच्छी लाइन है, पूछी जा सकती है कौन से ज्वर की है। चित्त विभ्रंश कौन से का है, जैसा केवल चित्त विभ्रंश है या आलस, अरुचि, हृदय वेदना, कंप्लीट पूरा पूछा जा सकता है कौन से ज्वर का लक्षण है, ठीक है। फिर आते हैं विष जन्य ज्वर, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति ने पॉइजन का सेवन कर लिया है, किसी को कोई विष दिया गया है, उसके कारण आने वाले ज्वर के लक्षण, क्योंकि महाराष्ट्र पीजी 2016 में पूछा भी गया है। विष ज्वर में लिखा है मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठम विष संभवाय। विष के कारण व्यक्ति सबसे एक तो कि विष जो है एक ऐसी चीज होती है जिसका पाचन नहीं होता, बिना पाक किए पूरे शरीर में तुरंत फैलता है, उसको अपन कहते हैं इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है। मतलब जैसे ही अपन पॉइजन शरीर में जाता है तुरंत इमीडिएट इफेक्ट दिखाता है। तो मूर्छा है, मूर्छा उत्पन्न हो सकती है, मोह हो सकता है, मद छा सकता है, गिलानी हो सकती है ना। ये सब जो है विष जन्य ज्वर के लक्षण है। विष जन्य ज्वर में मौत होनी है, ये तो पक्का है, अपन को मालूम है, मौत मरना है, मतलब मौत होनी है। यहाँ पर एम से चालू होने वाले ज्यादा हैं, ये एम से चालू होता है मूर्छा, मोह एम से चालू होता है, मद एम से चालू होता है, गिलानी वाली चीज है। मरने वाले आदमी के नाम पे क्या लगा था, OMG, M3G है यहाँ पर, गॉड का नाम लेता है ना मरने वाला व्यक्ति, OMG निकलता है ना मरने वाले, मरने से पहले, ओ भगवान। MG यानी कि 3 लक्षण एम से हैं। 3 लक्षण एम से कौन से हैं, मूर्छा, मोह और मद, और 1 लक्षण है गिलानी। गिलानी का मतलब जो अपन को अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। वो एक पंचायत सीरीज का जो एक बूढ़ी काकी रहती है, उनका एक डायलॉग फेमस होता है, अक्षर से बाकी सब ठीक है, अक्षर अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मन जो है वो बेकार लग रहा है। गिलानी वैसे ही एक चीज है जो इसमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं विष जन्य ज्वर में स्यावस्थता। स्याव का मतलब जो है थोड़ा डार्क कलर होता है, ब्लैकिश ब्राउनिश अपन कह सकते हैं, चेहरा थोड़ा डल पड़ जाता है। किसी है ना, जो जिस व्यक्ति ने जिसने विष खा लिया हो या खिला दिया हो, तो उसके कारण उसका चेहरा, अस्य, मुख जो है वो कैसा हो जाएगा, स्याव हो जाएगा। अस्य यानी अस्य का मतलब होता है मुख, मुख जो है स्याव हो जाएगा, है ना। अब पॉइजन अल्कली होगा, एसिडिक होगा, उसके हिसाब से दाह उत्पन्न हो जाएगी, अतिसार होने लग जाएगा। इसके अलावा हृदय ग्रह देखने को मिलेगा, हृदय में जकड़ाहट महसूस होगी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं लगेगी, पिपासा होगी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे पॉइजन है वो पर्गेटिव होते हैं, विरेचक होते हैं, इसलिए अतिसार इसमें लक्षण आता है जिसके जन ज्वर में, है ना। पिपासा, डिहाइड्रेशन के कारण पिपासा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मूर्छा इज कॉमन। मूर्छा दोनों ही आचार्यों ने बताया, मूर्छा चरक ने भी बताया, मूर्छा आचार्य सुश्रुत ने भी बताया। तो एक प्रकार से मूर्छा का क्वेश्चन मैं बनाने चाहूँ कि मूर्छा जो है विष जन्य ज्वर में मूर्छा दोनों आचार्यों ने बता रखा है। फिर आते हैं क्रोध ज्वर। क्रोध यानी गुस्से के कारण, है ना, जब आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो क्रोध ज्वर में लिखा है बहु सनरंभा, यानी कि एक होता है गुस्से से आग बबूला। गुस्से से व्यक्ति आग बबूला होते हैं। आग में आदमी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लोहे को आग में डाल दो
तो लोहा लाल पड़ जाता है। वैसे ही वहां पर चेहरे की लालिमा जो है रेडनेस दिखाई देगी, है ना, व्यक्ति के, है ना, आग बबूला हो जाएगा वो। इसकी जगह जो है कोपज ज्वर का भाग है कि कान कांपने भी लग जाएगा। बेबतू का मतलब होता है कंपन, है ना, डर के मारे, जैसे माँ बाप मारेंगे पीटेंगे, व्यक्ति डर के मारे कांपने लग जाता है। सुसुत ने कंपन बताया, बेबतू बताया। याद रखो, सुसुत जब अपने शल्य चिकित्सक के गुण भी बताते हैं, उसमें सौर्यम आसु क्रिया दीक्षणम आसुवेदम आ बेबतू, शल्य चिकित्सक में भी बोलते हैं कि आ बेबतू यानी कंपन नहीं करना चाहिए। तो आ बेबतू शल्य चिकित्सक में गुण है, तो है ना, आ बेबतू बताने वाले शल्य चिकित्सक हमारे आचार्य सुसुत ने कोपज ज्वर में बेबतू बताया, ऐसा याद करना आसान होगा। फिर है शोकज ज्वर में, है ना, एआईपीजीडी का रिजल्ट आया और हमारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बॉर्डर पे रुक गए। तो शोक के माने क्या बताया भाई, बहा देगा व्यक्ति, आंसुओं की नदियां बहा देगा, बाष्प बहुला, आंसुओं की क्या करेगा, नदी बहा देगा आंसुओं की। बाष्प का मतलब आंसू होता है, आंसू देखने को मिलेंगे शोकज ज्वर में। फिर सुसुत क्या बोलते हैं, प्रलाप करेगा। अरे ऐसे कोई पूछते हैं क्या, मिसप्रिंटिंग थी, है ना, पेपर में लिखा था कि अलस में कौन सा दोष होता है, अलस में तो कुछ दोष होता ही नहीं है ना, उनको तो अलास पूछना चाहिए था, मेरा तो एक क्वेश्चन इसी में गलत हो गया, एक क्वेश्चन से 50 रैंक मेरी पीछे हो गई, ऐसा कर देते हैं, है ना, स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो एक व्यक्ति जो है सीधा, जो कमजोर मन वाला होगा, वो क्या करेगा, पास बहुला यानी रोने लग जाएगा। और एक व्यक्ति जो थोड़ा सा दिखावा, है ना, मतलब दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कहाँ कम है, मतलब दूसरे दुखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रलाप करने लग जाएगा। तो आचार्य सुसुत ने शोकज ज्वर में प्रलाप बताया। सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य सुसुत अनुसार प्रलाप कौन से ज्वर का लक्षण है। आए भय जो शोकज में जो है प्रलाप बताया है आचार्य सुसुत ने। चरक क्या बताते हैं भय ज्वर में, त्रास प्राय, त्रास का मतलब होता है डरा हुआ, है ना, डरा हुआ रहता व्यक्ति। फिर एक लास्ट जो ज्वर है वो औषधि गंधक ज्वर, केवल सुसुत नहीं बताया, चरक में नहीं है। औषधि गंधक ज्वर में मूर्छा आता है, तो मूर्छा एक कॉमन लक्षण हो गया बिटवीन औषधि गंधक ज्वर और विशज ज्वर, है ना, दोनों में मूर्छा बताते हैं सुसुत, औषधि गंधक ज्वर और विशज ज्वर में। इसके अलावा औषधि की गंध कैसे, औषधि की गंध कैसे जाएगी, नासा नासाई शीर्षो द्वारम, नाक सिर का द्वार है, तो सिर में रुझा होने लग जाएगी, नाक में से छींक निकल आएगी, छबतू, है ना, नाक में से क्या निकल आएगी, छींक आने लग जाएगी, तो छबतू। गंध जो है नाक से जाएगी तो छींक आ जाएगी, और सिर में चली जाएगी तो सिर रुझा हो जाएगा, वमन हो जाएगा। ये इनका मतलब है, ठीक है। इस प्रकार से छोटे छोटे ज्वर हैं, लेकिन ये एग्जाम के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे गए हैं पुरानी एग्जाम्स में। ठीक, आगे बढ़े। अब इसके बाद में काम काम शोक भयात वायु क्रोधात पित्तम, यानी कि ये जो हमने अभी ज्वर पढ़ लिए, इसमें आपने दोष तो बताया नहीं सर आपने कामच पढ़ा दिया, क्रोधज पढ़ा दिया, है ना, भया ज्वर पढ़ा दिया, लेकिन इसमें कौन सा दोष होता है ये तो बताया नहीं। तो इसको क्लियरिफाई किया है आचार्य चरक ने, काम शोक भयात वायु, यानी कि जैसे आपको मालूम है काम में शोक में व्यक्ति के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, हार्मोन रिलीज हो रहा है, गति हो रही है हार्मोन की, बात दोष है ना, कामच ज्वर में, शोकज ज्वर में, भय ज्वर में। क्रोध जो है, क्रोध में व्यक्ति आग बबूला होता है, गुस्से से आदमी क्या होता है, आग बबूला, है ना, एक मुहावरा है, गुस्से से क्या हो गया, आग बबूला हो गया। क्रोध जो है वो पित्त दोष, यानी क्रोध ज्वर को अपन पित्त में काउंट कर सकते हैं। फिर कल हमने ज्वर के भेद पढ़े थे, तो उसमें से एक था, है ना, अवस्था अनुसार, जैसे आमच ज्वर होता है, और फिर आमच के बाद में पंचमान होता है और निराम ज्वर होता है। इनको देखते हैं। आमच ज्वर में लिखा है ज्वरो अविसर्गी बहुमूत्रता, यानी कि जब आमच ज्वर होता है, यानी आम का मतलब स्टार्टिंग फेज जो होता है ज्वर का, उसमें ज्वरो अविसर्गी यानी फैलता नहीं है ज्वर, बहुमूत्रता यूरिन ज्यादा आती, मतलब जब ज्वर की स्टार्टिंग फेज होता है तो यूरिन ज्यादा आती है, बहुमूत्रता ना बिड़ जीर्णा, लेकिन मल नहीं आता है, लेटरिन कम हो जाती है, मूत्र ज्यादा आने लगता है। ना चा गिलानी ज्वर आमच लक्षण, है ना, और गिलानी जो है ये सब ज्वर के लक्षण है। तो ये सब बहुमूत्रता इंपोर्टेंट है, आमच ज्वर में भी होती है, आम बात में भी बहुमूत्रता लक्षण देखने को मिलता है। फिर आप पंचमान में पंच आता है, पंच का मतलब है 5, इसमें शब्द है ज्वर वेग होता है। अपन ने कहा है कि ज्वर वेग यानी कितने वेगों की बात हो रही, 5 वेगों की बात हो रही, 5 वेगों की बात हो रही। लाइन है ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापा स्वप्ना भ्रमा मला प्रवृत्ति उद्रे उत्कलेशा पंचमानस से लक्षण, मल की प्रवृत्ति होती है ना, ये इंपोर्टेंट, मल की प्रवृत्ति होती है। पहले वाले में बहुमूत्रता थी, पंचमान वाले में मल प्रवृत्ति है, और ज्वर वेग से श्लोक चालू होता है। ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापा श्वसना भ्रम, ज्वर का वेग अधिक होता है, तृष्णा देखने को मिलती है, प्रलाप होता है, श्वसन और भ्रम, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अंतर्वेगी ज्वर जो एक और पढ़ेंगे अपन, अंतर्वेगी ज्वर के अभी श्लोक इससे मिलता जुलता है। अंतर्वेगी में लिखा है अंतर्दाहो अधिक तृष्णा, यानी पहला है ना, पहला शब्द अंतर्दाहो है, अधिक तृष्णा प्रलापा स्वप्नम भ्रमा, बाकी लाइनें सेम है। तो पंचमान 5 ज्वर के वेग, पंचमान वाला ज्वर वेग से चालू होता है ना, ठंडा दिमाग में बिठाने के तरीके, पंचमान वाला ज्वर वेग से चालू होता है। और एक कहावत है, अंदर की बात अंदर रहने दो, एक कहावत है क्या, अंदर की बात, ये अंदर की बात है, किसी को बताना नहीं, अंदर रखो, अंदर की बात अंदर रखो। इस मुहावरे से मैं आपको ये अंतरदाह से जो चालू, अंतरदाह जो है से चालू होता है अंतर्वेगी ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर जो है अंतरदाह से चालू होता है।
और पंचमान वाला ज्वर वेग से चालू होता है, ताकि एग्जाम में अगर लाइन आ जाए तो आप पहचान सको कौन सी पंचमान ज्वर की है, कौन सी जो है अंतर्वेगी ज्वर की। अंदर की बात अंदर रखो, तो अंतर्वेगी वाला अंतर्दाह से चालू होता है और पंचमान वाला ज्वर वेग से चालू होता है। फिर आते निराम। निराम का मतलब जो है ज्वर ठीक होने को आगे लगभग, ठीक है। तो निराम में लिखा है शुद्ध क्षमता लघुत्तम क्या गात्रणाम ज्वर मार्दमम दोष प्रवृत्ति राष्ट्राहो निराम ज्वर लक्षणम। यानी कि जब ज्वर ठीक होने को आ जाता है, मतलब इस प्रकार से, तो जो है भूख वगैरह लगने लगती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर में मृदुता आ जाती है, दोषों की प्रवृत्ति होने लगती है। तो हमने स्टार्टिंग में आम में बोला था मूत्र ज्यादा आता है, पंचमान में बोला मल आता है, क्योंकि जो विरेचन द्रव्य है वो भी पंचमान अवस्था में यानी कि नौ प्रहर में काम करते हैं। मल प्रवृत्ति यानी जैसे अपन विरेचन द्रव्य पढ़ते हैं, विरेचन द्रव्य कितने टाइम में काम करते हैं, वो विरेचन द्रव्य पंचमान अवस्था में यानी कि है ना 3 पहर यानी कि 9 घंटे बाद पेट साफ करते हैं। अब रात को सोते समय लो तो सुबह 9 घंटे बाद है ना, 9 घंटे बाद में जो है आपका पेट साफ होता है। पंचमान यानी कि 9 जो है 3 पहर में आपका पेट साफ होता है 9 घंटे। इसलिए यहाँ पंचमान वाले में मल प्रवृत्ति लिखा है, क्योंकि विरेचन द्रव्य भी पंचमान अवस्था में काम करते हैं। आमज वाले में बहुमूत्रता लिखा हुआ है और निराम वाले में दोष प्रवृत्ति लिखा हुआ है। जोड़े बनाने के रूप में आजकल जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं फॉलोइंग करके या कौन सा मिलाप सही नहीं है, इस टाइम में क्वेश्चन बनता है। आमद ज्वर में बहुमूत्रता, पंचमान ज्वर में मल प्रवृत्ति और निराम ज्वर में दोष प्रवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। 3 दिन तक जो है ज्वर को नव ज्वर कहा जाता है। तो मैंने लिखा 3 ना से नव, 3 में लास्ट में ना आया, ना से नव। 7 दिन तक जो है तरुण ज्वर बोलते हैं। ठीक है, तरुण एज में आपको किसी की यंग एज होती है, तरुण एज में आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना होता है, तो किसी की 7 की जरूरत होती है। 7 दिन तक तरुण ज्वर कहलाता है। फिर अब 12 दिन तक जो है मध्यम। 1 दर्जन काय का माध्यम है, 1 दर्जन बोलना काय का क्या बताने का माध्यम है, माध्यम है 1 दर्जन बोलने का, 1 दर्जन जो है क्या बोलने का माध्यम है कि हमको 12 चीजें 12 दे दो, है ना। 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन अंडे दे दो। 1 दर्जन जो है वो माध्यम है, भाषा है, सिंबल है। 1 दर्जन यानी कि 12। 1 बित्था का मतलब भी 12 अंगुल होगा। 1 दर्जन या 1 बित्था जो है 12 का, तो 12 संख्या बताने का माध्यम है। 12 संख्या बताने का माध्यम है 1 दर्जन। मध्यम ज्वर 12। 21 दिन तक जो है पुराण। ऐसा कहते हैं जैसे आपने 21 दिन में आदत डल जाती है, जैसे आपको वजन कम करना है और आपको या तो डाइटिंग करनी है या फिर आपको जॉगिंग करनी है, दौड़ने जाना है या वॉक करने जाना है। तो अगर शुरुआती दिन ही 1-2 हफ्ते जो है ना कठिन होते हैं, उसी में व्यक्ति हार मान लेता है। अन्यथा अगर वो 21 दिन तक कैसे भी करके निकाल ले, 21 दिन के बाद तो आदत बन जाती है, फिर तो खुद उठ के अपने आप जो है दौड़ने भागने चले जाने लगता है। 21 दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज के, XYZ 21 दिन तक मेहनत कर लो, फिर आपके रूटीन में आ जाती है, फिर अपने आप से होने लगती है। 21 दिन आपको आदत करने के लिए किसी चीज को 21 दिन पुराना करना होता है। क्या करना होता है? 21 दिन पुराना करना होता है किसी भी चीज को। जैसे आपने सुबह से कल से सोचा कि कल से सुबह जल्दी नहाऊंगा, 7 बजे से पढ़ने बैठूंगा, तो बस आपको अगले 21 दिन ही करना है, फिर तो आप अपने आप करने लग जाओगे, है ना, आदत हो जाएगी वो। 21 दिन के बाद जब अब इसके बाद कुछ होगा तो जीर्ण हो जाएगा भैया, जीर्ण अवस्था को वृद्ध अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद में भी ज्वर चलेगा तो वो जीर्ण ज्वर कहलाएगा। ठीक है, तो 3 दिन तक नवज्वर, 7 दिन तक तरुण को बोलना है कि मेरा साथ देना। तरुण लड़कों का भी नाम रहता, तो क्लास में झगड़ा हो गया तो मैंने बोला तरुण यार मेरा साथ दे देना तुम यार, तरुण 7, है ना। 12 बोलने का, 1 दर्जन बोलने का माध्यम। 21 दिन पुराना आपका पुराण ज्वर और 21 दिन के बाद हो गया तो फिर वो जीर्ण ज्वर कहलाता है। इसके अलावा निराम कब बोलते हैं? 1 सप्ताह बाद 8वें दिन निराम होता है ज्वर, है ना, क्योंकि ज्वर लगातार 7 दिन तक आता है, 10 दिन तक, 12 दिन तक आता है, तो 7 दिन के बाद में अगर वो ठीक हो गया तो निराम ज्वर हो जाएगा। 3 सप्ताह के बाद में 21 दिन बोलते हैं या 3 सप्ताह के बाद में ज्वर को जीर्ण ज्वर बोला जाता है। ये भी कुछ संज्ञाएं हैं जो हमको मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, 21 दिन का चैलेंज लेना है। 21 दिन आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालना है, फिर अपने आप हो जाएगी। फिर आते हैं, इसमें लाइन लिखी है एक जो एग्जाम में पूछी भी गई है, सप्ताहेन ही पच्यन्ते सप्त धातु गता मला निरामश्च आया प्रोक्ता ज्वरा प्रायो अष्टमे आहनि। यानी कि ज्वर में 7 जो धातु होती हैं उनके मलों का पाचन हो जाता है 1 सप्ताह में। ठीक है, तो उसके बाद में उसको निराम कहते हैं, या है ना। 1 सप्ताह में दोष परिपक्व होने पर 8वें दिन जो है वो निराम कहलाता है। तो निराम 1 सप्ताह के बाद में ज्वर को निराम बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा गया। ठीक है, जामनगर में भी हिमाचल भी फिर कल गाय चिकित्सा पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था, वो टॉपिक यहाँ पे दोबारा से है। मंथन ज्वर योग रत्नाकर ने बताया, अपन ने याद किया था योग मंथन। आजकल एक सब चलता है, योग मंथन चल रहा है। ईशान में देवताओं का निवास होता है, काश्यप के अनुसार बच्चों में भगवान का निवास होता है, ईशान और काश्यप का है। बुढ़ापे में व्यक्ति हरि का नाम लेता है, वृद्ध व्यक्ति जो है माला हाथ में लेके
माला लेके क्या बोलता है, हरि हरे ओम हरि राम, हरि का नाम लेता, हरि तक ज्वर जो है प्रतिभाग भटका है। ज्वरातिसार माधव ने बताया गया, माधव ने इकट्ठा कर दिया दोनों को ज्वरातिसार को। वर्ण अनुसार जो हरित ने बताया है, इन्होंने वर्ण अनुसार गौदुग्ध के लक्षण भी बताए हैं। हरित ये पहले भी करते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। हरित ने इससे पहले वर्ण अनुसार है ना गौदुग्ध के लक्षण भी बताए हैं, है ना, गौदुग्ध के जो है लक्षण या जो है कर्म या गुण कुछ भी कह दो, गौदुग्ध के लक्षण भी बताए हैं वर्णानुसार। इसके अलावा गंभीर बात पर विलाप, ये क्रमशः बात जो है द्वंद्वज होते हैं। द्वंद्वज में पहले को बात पित्तज बोलते हैं, दूसरे को बात का पज बोलते हैं, तीसरे को पित्त का पज बोलते हैं। ये तीनों क्रमशः द्वंद्वज को लिखने का तरीका है, द्वंद्वज है ना, याद रखने का तरीका था गंभीर बात पर प्रलेप किया प्रलाप कहा जाता है। गंभीर बात पर क्या करते हैं आदमी, प्रलाप करने लग जाता है। तो क्रमशः ये जो है गंभीर बात पर प्रलाप। ठीक है, फिर आते हैं ये सन्निपातज ज्वर। तीन जो है वो सुश्रुत में एक्स्ट्रा बताए गए हैं। उसमें से एक जो सन्निपातज यहाँ लिखा है, ये सन्निपातज अंदर संन्यास होता है। संन्यास होता है एक, दूसरा होता है अभिन्यास और तीसरा होता है हतोजस। ऐसे करके संन्यास अभिन्यास हतोजस ये आचार्य सुश्रुत में बताए। ठीक है, ये चीज अपन ने कल भी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, हमें याद रखना है। उसमें से एक है कि रोम हर्ष अरुचि है ना, पर भेद स्वप्न नासा है ना, ये जो है कौन से ज्वर का लक्षण है। तो रोम हर्ष अरुचि पर भेदो स्वप्न नासा वात पित्त ज्वर का लक्षण। तो इसमें स्वप्न नाश आता है ना, स्वप्न नींद किसको नहीं आती, जो वीआईपी होती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। क्वेश्चन यहाँ क्यों बन रहा है, देखो ये बात पित्त ज्वर पढ़ रहे हैं, लेकिन बात पित्त होने के बावजूद भी इसमें एक लक्षण है अरुचि, जो कि कब का होता है। अरुचि कब का लक्षण है, 200 में है ना, यहाँ बात पित्त लिखा है, इसलिए इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से बात का ज्वर में आती लाइन शिरोग्रह संताप हो, संताप जो है वो पित्त का लक्षण है, लेकिन हम कौन सा ज्वर पढ़ रहे हैं, बात का पच। ये दो स्पेशल लाइनें हैं है ना, बात का पच ज्वर में संताप और अरुचि जो है पित्त का पच ज्वर में देखने को मिलता है ना। संतापो मध्य वेग इंपोर्टेंट है ना, संतापो मध्य वेग बात का पच ज्वर है। फिर आप मोर दाव मोर शीत, दाव बिना पित्त के नहीं होता है, शीत जो है ठंड जो है बिना कफ के नहीं होती है। तो ये है ना कफ पित्तज ज्वर का लक्षण है। एक कफ का भी लक्षण होता है इसमें मोर शीत, तो एक पित्त का भी लक्षण होता है मोर दाव। तो मोर दाव मोर शीत जो है कफ पित्त ज्वर का लक्षण है। इसके अलावा लाइन आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है लिप्त तिक्त अस्तता है ना। लिप्त लोगों के मुंह में जो चीज लिप्त होती है वो हमेशा मधुर चीज लिप्त होती है, हमेशा मधुर। तो लिप्त जो है एक प्रकार से मधुर चीज यानी कफ को इंडिकेट करती है, तिक्त जो है हमेशा पित्त को इंडिकेट करता है। लिप्त तिक्त अस्तता में लिप्त तिक्त अस्तता तंद्रा कफ पित्त ज्वर का लक्षण। इसके अलावा क्षणे दाह क्षणे सीधा अस्थि संदो सिरो रोजा, ये सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्षणे दाह क्षणे सीधा अस्थि संदो सिरो रोजा इसका लक्षण है। क्षण में दाह होना, क्षण में शीतलता होना, अस्थि में संधियों में सिर में रोजा होना, ये सम सन्निपात ज्वर का लक्षण है। मोर शीत मोहर जो है, मोर दाह मोर शीत जो है वो कफ पित्त ज्वर का है। तो क्षणे दाह क्षणे सीधा अस्थि संधि रोजा जो सम सन्निपात ज्वर है। ये श्लोक जो है चरक का है, सुश्रुत में अलग है, चरक का श्लोक है। फिर आओ हरित मूत्र नेत्रत्वम, एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि केरला पीएससी में पूछा गया है, पुराने पेपर लगाते हैं केरला पीएससी का है। वहां पर क्वेश्चन आया है कि हरे कलर का मूत्र और नेत्र का हो जाना, हरित कलर का कौन है ना। तो सन्निपात ज्वर में वो सन्निपात ज्वर जिसमें बातहीन कंडीशन में हो है ना, कफ मध्यम कंडीशन में हो, पित्त अधिक। तो पित्त अधिक है ये तो मैं आंख मीच के आप सभी लोग इतना जानते हैं कि अरुण वर्ण वात के कलर वात के कारण होता है, अरुण वर्ण वात के कारण होता है। ठीक है, शुक्ल जो है कलर जो है वो कफ के कारण होता है। इसके अलावा संसार में जो भी कलर है वो पित्त के कारण ही होता है। तो जहां हमने हारित कह दिया था हारित, वहां आंसर में पित्त तो होना ही चाहिए था, पित्त डोमिनेंस तो होना ही चाहिए था, इसमें पित्त डोमिनेंस है। ठीक है, इसके अलावा है ना बातहीन कंडीशन में है, बातहीन है तभी तो ये जो है अधोमाग नीचे से नहीं निकल पाया, इसलिए तो नेत्र तक पहुंच गया है। और बातहीन कंडीशन में कफ जो है मध्य कंडीशन में है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जो कि टिपिकली एक बार केरला पीएससी में पूछा जा चुका है। फिर आप कर्ण मूल सूत्र है ना, ये देखने को मिलता है सन्निपात ज्वर का उपद्रव भी होता है, अरिष्ट भी होता है। कर्ण मूल सूत्र जो है क्या है, सन्निपात ज्वर का अरिष्ट भी है और उपद्रव भी है, दोनों चीजें। अरिष्ट लक्षण भी है, मतलब कर्ण मूल सूत्र होने लग गया तो मतलब ठीक ही नहीं होना, मुश्किल कार्य है। सर कहते भी हैं कर्ण मूल सूत्र होता प्राय मृत्यु, मतलब सन्निपात ज्वर जब अनट्रीटेड रहता है और अनट्रीटेड होने से कर्ण मूल सूत्र हो जाता है तो उसमें प्राय मृत्यु हो जाती है। फिर आए सुश्रुत में सन्निपात ज्वर के है ना तीन विशिष्ट भेद बताए हुए हैं, एक है अभिन्यास, दूसरा है हतोजस और तीसरा है संन्यास। ठीक है, अभिन्यास हतोजस और संन्यास कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में शेयर भी किया था। इसमें जो अभिन्यास होता है उसमें सन्निपात ज्वर में निद्रा की अधिकता होती है, रोगी बिना होश के सोए ही पड़ा रहता है। अभिन्यास में
नींद अधिक आती है, एक्सेसिव निद्रा देखने को मिलती है। हतोजस जो होता है, जिस सन्निपात ज्वर में रोगी प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, उसे हतोजस कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है रोगी जो है क्षीण होता जाता है, क्षीणता ज्यादा मिलती है। और संन्यास जो होता है, जिस सन्निपात ज्वर में रोगी के अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, है ना। बॉडी क्या है, अंग प्रत्यंग यानी बॉडी, शरीर जो है बॉडी कैसी पड़ी रहती है, शिथिल पड़ी रहती है। वो तो अपन जानते हैं कोमा का संन्यास का पेशेंट कैसा होता है, बॉडी उसमें शिथिल पड़ी रहती है, उसको संन्यास है ना। ये अलग अलग चीजें हैं। अभिन्यास में निद्रा है, नींद के साथ आपको न्याय करना चाहिए, हमेशा नींद प्रॉपर लेना चाहिए। नींद के साथ क्या करना चाहिए, न्याय। और हतोजस में जो है वो क्षीणता बढ़ती जाती है, और संन्यास में अंग प्रत्यंग शिथिल पड़े रहते हैं, है ना। इस प्रकार से अपन को ये तीन है तो याद रखना है। फिर आते हैं काश्यप ने सन्निपात ज्वर को कूट पाकल बोला है। स्पेशल संज्ञा दी है काश्यप ने, काश्यप से काश्यप जी, और के से वो संज्ञा देने गए कूट पाकल। थोड़ी तो मदद करी थी अपनी, है ना। के से काश्यप, के से कूट पाकल, कुछ नहीं तो एग्जाम में के से कूट पाकल तो याद आ जाएगा। और उसको महाव्याधि की संज्ञा दी, कूट पाकल बोलते हुए उसको बोला कि महाव्याधि है। जबकि चरक जो है वो महाव्याधि जो है ना हलीमक को बोलते हैं, है ना। तो अलग, एक महागद अलग होता है, महाव्याधि अलग होता है। महागद अलग होता है ना। महागद आप सबको मालूम, महागद यानी आतत्मा निवेश को कहते हैं। आतत्मा अभिनिवेश को बोलते हैं महागद, ठीक है। और ये जो व्याधि होती है इसमें 3 दिन में मृत्यु होती है। 3 दिन में मृत्यु जो है, अब मुझे चैट बॉक्स में लिखो 3 दिन में मृत्यु कौन कौन से रोग में होती है ना। 3 दिन में मृत्यु निश्चित है। तो 2 और रोगों के नाम बताएं जो जिनमें 3 दिन में मृत्यु होती है। जब अपन बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं और फिर काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, रिलैक्स पड़े रहते हैं एक प्रकार से, तो शिथिल होते हैं। हाँ, रोहिणी और संकट सही आंसर है। रोहिणी में भी 3 दिन में मृत्यु होती है। इसके अलावा संकट जो शोध होता है, संकट रोग पड़ते हैं, उसमें भी 3 दिन में मृत्यु होती है। 3 दिन में मृत्यु जो है वो 2 ऑप्शन और है इसके अलावा, रोहिणी और संकट, है ना। रोहिणी प्लस संकट, 3 दिन में मृत्यु। फिर आए ज्वर मुक्ति के लक्षण। ज्वर से मुक्त होने के लक्षण क्या है? स्वेदो लघुत्तम शीर्षा गंडू पाको मुखश्चा शब्दु अन्न लिप्सा च ज्वर मुक्त से लक्षण, है ना। तो ज्वर मुक्त के लक्षण है शरीर में स्वेद आने लग जाना, लघुता महसूस होना, सिर में खुजली होना, क्योंकि व्यक्ति नहाता नहीं है ना। ज्वर में स्नान का निषेध बताया गया, तो है ना ज्वर जब ठीक होता है तब तक सिर में खुजली चालू हो जाती है ना। बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, दवाइयां खा के मुंह में छाले हो जाते हैं, पाको मुखश मुंह में छाले हो जाते हैं, शब्दु यानी ठीक आने लगती है, अन्न खाने की इच्छा होने लगती है। ये सब ज्वर मुक्त के लक्षण है, ठीक है। तो ज्वर मुक्त होने के लिए पहला तो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपकी कोई भी दवाई दे दो, जब तक पसीना नहीं आएगा तो ज्वर मुक्त होती नहीं है। स्वेद पहला शब्द है, उसके बाद में स्वेद आ जाता है, पसीना आ जाता है, शरीर में लघुता आ जाती है, सिर में खुजली होना, मुख पाक होना, शब्दु अन्न लिप्सा, ये ज्वर मुक्त के लक्षण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप क्या है? तो ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप क्या है? तो जो है पूजन बताया, पूजन। ज्वरे प्रामोक्षे पुरुषा पूजनम बमती, क्या स्थिति? पूजन यानी कि आवाज निकालते रहना, कबूतर जैसे गुटर गुटर करते हैं, कबूतर क्या करते हैं, गुटर गुटर, वैसे उसके मुंह से कुछ ना कुछ आवाज निकलती रहेगी। फिर और जो चरण जिसको ज्वर मुक्ति के लक्षण बोलते हैं, उसी जो है अष्टांग ने विगत ज्वर यानी बाँ से भागवत, बाँ से विगत ज्वर, बाँ से भागवत, बाँ से विगत, भागवत ने विगत ज्वर बताया है। इसमें लिखा है देहो लघु लघु व्यापगत किलम मोह ताप पाको मुखे, है ना, मुख पाक होना, करण सौष्ठव, इंद्रियां अपना काम करने लगना, करण होती है इंद्रियां, इंद्रियां अपने काम, इंद्रियों के द्वारा अपने कार्यों पे चालू कर देना, स्टार्ट कर देना। स्वेद शब्दु प्रति योगी मनो अन्न लिप्सा, और मूर्धा कंडू या मूर्ध नहीं है, मुख में कंडू होना, वो सिर में कंडू होना, ये सभी ज्वर के लक्षण है। फिर आओ जो अपने गंभीर ज्वर पढ़े थे, गंभीर ज्वर के लक्षण पढ़ते हैं। गंभीर ज्वर में लिखा है गंभीरस्तु ज्वरो एको अंतर्दाहेन तृष्णया, गंभीर ज्वर में अंतर्दाह और तृष्णा लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा अत्यर्थ श्वास उद्गमित, बहुत अधिक श्वास देखने को मिलता है। अंतर्दाह इंपोर्टेंट है। अंतर्दाह कौन से ज्वर का लक्षण है? तो अंतर्दाह अंतर्वेगी ज्वर का भी रहता है, अंतर्दाह जो है गंभीर ज्वर का भी होता है। अंतर्दाह क्वेश्चन बनेगा, है ना, अंतर्दाह लक्षण मिलता है, तो श्वास खास कर दिखता रहती है। फिर दो ज्वर और हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक प्रलेपक ज्वर है और दूसरा है बात बला। प्रलेपक में लिखा है प्रालिम्प निम्ब, है ना, गात्राणी धर्मेण गौर वेण चा मंद ज्वरा। तो कौन से ज्वर में मंद ज्वर लक्षण देखने को मिलता है ना? प्रलेपक ज्वर है मंद ज्वर वाला होता है ना। प्रलेपी चा स्यात् साता स्यात् प्रलेपक, मंद ज्वर जो है प्रलेपक ज्वर का लक्षण है। क्या करने का तरीका? मंद 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 प्रलाप। औरतें जब देखो जब पैसे मांगते, पैसे नहीं देती हो, घर का खर्चा चलाना पड़ता है, मैं कैसे करूं, पैसे नहीं दोगे, तो मंद मंद प्रलाप करती रहती है ना। मंद मंद क्या करती रहती? प्रलाप करती रहती। प्रलेपक ज्वर में मंद ज्वर शब्द आता है। बात है ना, और ये दुष्चिकित्सियो मंदा सुकुष्टो
धातु शोषक, धातुओं को शोषण करने वाला ज्वर है ये प्लेबक ज्वर। कौन सा ज्वर धातु शोषकृत होता है वो भी एग्जाम में आता है। जैसा कि नाम है वात बलासक में वात है यानी कि वात दोष है, और बल यानी कि कफ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, कफ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन इसमें जो अधिकता होती है वो कफ की होती है, है ना। इसकी ये जैसे अगर माने कि ये 10% है इन्वॉल्वमेंट, कफ का 50% या 60% 70% इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो नित्य मंद ज्वर हो, ये लाइन बनती है। मंद ज्वर किसका लक्षण है? प्लेबक ज्वर का। नित्य मंद ज्वर, नित्य जो है अगर कोई प्रलाप करने लग जाए सुबह शाम तो फिर बात बढ़ जाती है, तो यार बात बढ़ गई है ना, वो बहुत प्रलाप करते थे सुबह शाम में जो है यही बोलते रहते थे, है ना, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, बात बला सकता है नित्य मंद ज्वर। रुक्षा सूनकस्त तेना सीधि तब स्तब्धांग श्लेष्म भूयिष्ठो नरो बात बला सकते, यानी इसमें बात बला सकते में दोस्त बात और कफ होते हैं, लेकिन इसमें कफ की अधिकता होती है, श्लेष्म भूयिष्ठ होता है। तो शुद्ध ऐसी मानते हैं कि प्लेबक और है ना बात बला सकते में कफ की अधिकता होती है। ठीक है, प्राय प्लेबक ज्वर तथा अस्थि मज्जागत ज्वर जो है राजस्थमा के रोगी में विशेष रूप से दिखाई देते हैं, यानी ये प्लेबक अस्थि मज्जागत ज्वर जो है वो राजस्थमा के रोगी को होते हैं। फिर नक्षत्र भेद से ज्वर की साध्यता किस आचार्य ने बताइए? वो हारीत एवं वृद्ध भागवत ने बताइए। नक्षत्र है ना, नक्षत्र भेद से यानी किस नक्षत्र में होगा तो ठीक हो सकता नहीं हो सकता, है ना। साध्यता का वर्णन हारीत एवं वृद्ध भागवत ने किया हुआ है। मोक्ष मुक्ति डिफरेंस शब्द है। ये ज्वर मोक्ष का पूर्व रूप है, प्रामोक्ष लिखा है यहाँ पर श्लोक में। प्रामोक्ष शब्द का मतलब होता है मोक्ष का पूर्व रूप। तो कैसे समझेंगे कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है? जैसे आपका ये बिजली में सिलेक्शन हो गया, अभी आपको मालूम है आपके नंबर अच्छे आए, ठीक है, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो क्या कौन सी अवस्था कराएगी? प्रामोक्ष। आपके नंबर अच्छे आए, रैंक अच्छी, तो आपके चांसेस हैं, प्रामोक्ष अवस्था। मुक्ति जब आप एडमिशन ले लोगे कॉलेज में, काउंसलिंग अटेंड करने के बाद में भी जब आप एडमिशन ले लोगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाएगा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, तो वो मुक्ति कहलाएगी, है ना। ऐसा थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, एक थोड़ी सी है ना खत्म होने से पहले की फेज है, एक पूरा खत्म होने की फेज है। ठीक है, ज्वर में बताया ना देहो लघुत्तम, शरीर में लघुता आ जाती है। व्यापगत क्लम जो है वो चला जाता है ना। क्लम का मैंने समझाया था, क्लम का मतलब बिना परिश्रम के थकावट, बिना परिश्रम के थकावट। क्लम भी चला जाता है, मोह ताप ये भी चले जाते हैं, है ना। मुख पाक हो जाता है, और करण सौष्ठव यानी इंद्रियां जो है वो अपने विषयों को ग्रहण करने लगती हैं, शरीर में स्वेद आने लगता है, चबतू छींक आने लगती है, अन्न की लिप्सा होने लगती है, जो खाना खाने की इच्छा होने लगती है, सिर में कंदू होने लगती है। ये सभी विगत ज्वर के लक्षण है। हाँ, दोनों में बताएं, अष्टांग में भी है और सुसुर में भी है। छोटे बच्चे हैं वो तो, छोटे बच्चों को जैसे मेलेंजाइटिस टाइप की बीमारी होती तो है ना, डेथ हो जाती। जीजी बुखार आपने सुना होगा, मेलेंजाइटिस सुना होगा। मेलेंजाइटिस होता है छोटे बच्चों में, बुखार जो है मस्तिष्क बुखार अनिवार्य प्रकार का है, उसमें जल्दी डेथ हो जाती है। छोटे बच्चों में होती कितनी हिम्मत है, ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। खूब पागल बोला है उसको हमने। सन्नी पाठक ज्वर का नाम दिया खूब पागल, फिर बोला कि उसको 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे ज्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाते। पूजन पूजन का मतलब जैसे बच्चों को डांटो ना तो बच्चे से करने लगते, मैंने नहीं किया, मतलब आप ध्वनि निकालो लेकिन ध्वनि आपके गले के अंदर रह जाए, मुंह से बाहर नहीं निकले, वो पूजन है। कबूतर करते हैं गुटरगू, कबूतर बोलते हैं गुटरगू, कबूतर का मुंह चलता रहता है, गुटरगू गुटरगू करते रहते हैं, वो कहलाता है पूजन। मतलब शब्द अंदर उत्पन्न हो लेकिन बाहर ना निकले, वो पूजन है। नॉन जो है लिटरेचर बर्डिंग की आवाज जो है वो पूजन है।
Sanipada Jwar is not Mahavyadi. Food Pakal is Mahavyadi. केवल काश्यप ऐसा कह रहे हैं, सारे आचार्यों का मत नहीं है ये। चरक के अनुसार नहीं है सन्निपातज कोई 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, सुसुप्त के अनुसार नहीं है। केवल काश्यप में कह रहा है। छोटे बच्चे हैं, सब वो 6 महीने का बच्चा है, उसको फीवर हो गया, मेलेंजाइटिस हो गया, मस्तिष्क बुखार हो गया 6 महीने के बच्चे का, कितने दिन जिंदा रह पाएगा वो? 3 दिन। छोटे बच्चे तो ना ज्यादा दिन फाइट कर पाते किसी चीज से। वीडियो देख लो बेटा यार, ऐसा तो आप पुराना लेक्चर वीडियो देखें, उसमें बताया किसने क्या बोला, रोगपति किसने बोला है, सर्व रोग अधिपति किसने बोला है, रोगराज किसने बोला है, रोग संज्ञा कल जब पढ़ाया था तब ने बताया ना, रोगों का राजा बोला है, ज्वर को रोगों का राजा चरक ने बोला हुआ है, सर्व रोग अधिपति चरक ने बोला है, तो भागवत ने केवल पति बोला है। ये रोगों का राजा है, ये रोग समूह का राजा है, रोगानिक राज यानी रोग समूह का राजा। रुद्रकोप की अग्नि से उत्पन्न हुआ है, रुद्रकोप अग्नि संभूता, जो सर्वभूत तपन यानी सभी भूतों में तपन यानी टेम्परेचर को लाने वाला होता है ज्वर। सभी विकारों का आमय यानी रोगों का राजा है ज्वर। सुसुप्त की संज्ञाएं हैं। फिर ये जो पापमा है, ये विकृत कप को भी बोलते हैं, है ना, प्राकृतिक कप को बल कहते हैं, ओज कहते हैं, विकृत को मल कहते हैं, पापमा कहते हैं। पापमा संज्ञा भी ज्वर को मिली हुई है। मृत्यु भी कहते हैं क्योंकि मर जाते हैं ज्वर के कारण। वो जो असन का मतलब होता है खाना, तो जो आपके ओज को कम कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक बना देता है, वो ज्वर है। ज्वर भगवान शिव के क्रोध के कारण हुआ है, इसलिए इसको क्रोध कहते हैं, है ना। मृत्यु की बेला में अंत में आता है ज्वर, इसलिए अंत तक कहते हैं। ये तो कल की वीडियो में मैंने बताए हैं, देखो रिपीटेशन में मैं रिपीट कर सकता हूँ, फिर मेरा ऐसा रहता है कि बाकी दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी लॉस क्यों हो। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में अपन चिकित्सा देखेंगे। हाँ, मुक्ति से पहले का है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर अपन इसे आगे देखते हैं। काय चिकित्सा में पढ़ेंगे, धातु का ज्वर काय चिकित्सा में आएगा। धातु का ज्वर काय चिकित्सा में पढ़ेंगे, अभी 9 बजे से चालू होगा।